चलिए एक ऐसे युद्ध की कल्पना करते हैं जो गोलियों और बमों से नहीं बल्कि सिर्फ पानी के बहाव को कंट्रोल करके लड़ा जाए। ये विश्लेषण हमें एक ऐसी ही कहानी में ले जाता है जहां कोई नदी युद्ध का मैदान बन जाती है। तो ये कहानी हमें ले जाती है 7 मई 2025 की तारीख पर। इस नैरेटिव के मुताबिक ये वो तारीख है जो एक बिल्कुल नए तरह के संघर्ष की शुरुआत करती है। कहानी में इस दिन को एक साइलेंट अटैक की शुरुआत बताया गया है जो ऑपरेशन सिंदूर नाम के एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। कहा गया कि ये एक ऐसा हमला था जो बारूद से नहीं बल्कि पानी से किया गया था। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? इस 7 मई की कार्रवाई को समझने के लिए हमें कहानी में कुछ हफ्ते पीछे जाना होगा। देखिए, ये टाइमलाइन इन दो घटनाओं को सीधे सीधे एक दूसरे से जोड़ती है। अप्रैल में हुआ एक आतंकी हमला और फिर मई में लिया गया एक बड़ा रणनीतिक फैसला। इस कहानी के मुताबिक इसी एक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो हुआ ये कि पहलगाम कश्मीर में आतंकवादियों ने एक टूरिस्ट बस पर गोलियां बरसा दी जिसमें 26 टूरिस्ट की मौत हो गई। और इस नैरेटिव के हिसाब से यह सिर्फ एक हमला नहीं था बल्कि ये वो चिंगारी थी जिसने पूरी रणनीतिक सोच को ही बदल दिया। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अब रणनीति सिर्फ आतंकवादियों को निशाना बनाने की नहीं रही बल्कि उस देश को जवाबदेह ठहराने की हो गई जो उन्हें पनाह देता है। मतलब ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। तो इस नई रणनीति का सबसे बड़ा हथियार क्या था? कोई मिसाइल, कोई टैंक नहीं, बल्कि एक पुरानी संधि, सिंधु जल संधि। ये वही इंडस वाटर्स ट्रीटी है जो 1960 में वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी। और देखिए, इस कहानी के हिसाब से ये संधि निचले देश यानी पाकिस्तान के लिए हमेशा से काफी उदार मानी जाती रही है। मामला बहुत सीधा सा था। जो पूर्वी नदियां हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, उन पर भारत का पूरा कंट्रोल, और जो पश्चिमी नदियां, सिंधु, झेलम, चिनाब, उनका पानी बिना किसी रोक टोक के पाकिस्तान को मिलता रहेगा। और फिर सामने आया ये तर्क, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। और इसी एक लाइन को इस कहानी में पूरी पॉलिसी बदलने का सबसे बड़ा कारण बताया गया। तो एक्शन क्या लिया गया? इस नैरेटिव के मुताबिक संधि को एक तरफा सस्पेंड कर दिया गया। ये एक तरह का कह सकते हैं नॉन मिलिट्री स्ट्राइक था। तो सवाल ये उठता है कि इस एक कदम का असर क्या हुआ? और कहानी के अनुसार पाकिस्तान के लिए इसके नतीजे बहुत ही ज्यादा गंभीर थे। जरा इस आंकड़े पे नजर डालिए, 80%। जी हाँ, इस कहानी के हिसाब से पाकिस्तान की 80% खेती की जमीन इसी सिंधु नदी सिस्टम पर निर्भर है। मतलब ये वाकई में देश की लाइफलाइन है। और यहां पर जो तस्वीर उभरती है वो बिल्कुल आमने सामने की है। एक तरफ भारत का पंजाब जहां हरियाली है, खेती फल फूल रही है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का पंजाब और सिंध जहां जमीन सूखी है, फसलें बर्बाद हो रही हैं। और ये सब सिर्फ पानी के कंट्रोल का नतीजा था। और देखिए, असर सिर्फ खेतों तक नहीं रुका, ये एक चेन रिएक्शन जैसा था। बिजली बनाने वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स ठप पड़ने लगे और पूरी की पूरी इकोनॉमी में एक भूचाल सा आ गया। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ पानी की नहीं है। पानी का कंट्रोल तो एक बड़ा हिस्सा था, पर यह एक बहुत बड़े सोचे समझे अभियान का एक हिस्सा भर था जिसे होल ऑफ नेशन अप्रोच कहा गया। मतलब ये एक चौतरफा घेराबंदी थी। कराची पोर्ट को नेवी ने ब्लॉक कर दिया, जमीन के रास्ते सारा ट्रेड बंद, और पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा भी कैंसिल कर दिए गए। एक साथ डिप्लोमैटिक, इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल प्रेशर। तो इस पूरी कहानी का, इस ऑपरेशन सिंदूर का निचोड़ क्या है? इससे हमें क्या समझने को मिलता है? इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि भविष्य की लड़ाइयां शायद तोप और बंदूक से नहीं बल्कि इस बात से लड़ी जाएंगी कि कौन सा देश इकोनॉमिक और रिसोर्स के दबाव को ज्यादा देर तक झेल सकता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छुड़ जाती है। ये जो हाइड्रो कॉन्फ्लिक्ट का मॉडल दिखाया गया है, क्या ये वाकई भविष्य की एक झलक हो सकती है? क्या आने वाले समय में पानी जैसे साझा संसाधन ही देशों के बीच टकराव की सबसे बड़ी वजह बनेंगे?